अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एट चैनल 5 न्यूज़। मेरा नाम यासिर हुसैन है और आपको वेलकम करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो डायलॉग्स के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, उसका अगला एपिसोड आने वाला है और जनाब बड़ी एक्साइटमेंट जो है वो पाई जाती है। और इस वीक के अख्ताम तक क्या कुछ होता रहा, इसके ऊपर आज बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद संडे और संडे के बाद जो मंडे है वो बहुत ही अहम दिन है। यानी कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसका बड़ी शिद्दत से सबको इंतज़ार है। इससे पहले भी इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये पूरी दुनिया की तवज्जो का महवर और मरकज़ जो है वो बन चुकी है। हैविंग सेड दैट, देखना यह है कि अब इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम खबर सरफेस हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ की इंडिकेशन दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का खुल जाना ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, विच मीन्स कि आने वाले वक्त में उनके साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो सकता है अगर उन्होंने अमेरिका की बताई हुई टर्म्स को एक्सेप्ट किया। यूरेनियम के हवाले से जो उनका स्टैंड है उससे अगर वो बैक करते हैं तो यकीनन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो ईरान का जो केस है उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकनॉमिक चैलेंज है और उस पर भी जो ईरान के ऊपर एक बड़े तवील अरसे से 3 दहाइयों से ज़्यादा इस पे हो चुके हैं, जहाँ पर सैंक्शंस जो हैं वो इनके ऊपर लगी हुई हैं, जहाँ पर ट्रेड भी उनकी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी ऑयल की जो आउटपुट है उसको भी जो है कंटेन करने की कोशिश की गई है। करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, फ़ॉरेन जो अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज़ हो चुके हैं। अगर ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको एड्रेस कर लिया जाता है और इस सिचुएशन के बाद अगर यहाँ पर उनको लिवरेज मिल जाती है या अगर वो कामयाब हो जाते हैं थ्रू डायलॉग इन तमाम चीज़ों को रिलीज़ करवाने में, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी ईरान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और उसके साथ साथ जो उसकी कनेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं और इमीडिएट उसके जो नेबर्स हैं ईरान के, उसमें पाकिस्तान जो है वो सरफहरिस्त है। ये उनके लिए भी आने वाले वक्त में एक आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो मुख्तलिफ हवालों से है। एक तो इकनॉमिक फ्रंट के हवाले से ये कि जब यहाँ से ईज़ पाकिस्तान को मिलेगी तो ऑयल और गैस के हवाले से जो सप्लाई साइड के ऊपर इशूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। एनर्जी की कॉस्ट कम होगी और जब एनर्जी की कॉस्ट कम होगी तो पाकिस्तान के लिए ओवर द ईयर्स एक ही चैलेंज हमेशा से रहा है कि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं तो रीजन में उसकी जो कॉस्ट है, चाहे वो कपड़े की हो, किसी मशीनरी के हवाले से हो या टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, एनर्जी की प्राइसेस हाई होने की वजह से हमेशा से हायर साइड के ऊपर रही हैं, जिसकी वजह से हमने ज़्यादातर चीज़ें हमेशा से इंपोर्ट की हैं। मैं मुख्तसरन थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो डील होने जा रही है जिसकी क्लियर इंडिकेशन आ रही है, इसमें भी बड़े हाइज एंड लोज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डायलॉग के बाद से बड़ी वॉलेटिलिटी हमें नज़र आई है स्टेटमेंट्स के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जैसे उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि ये डायलॉग जो है वो सक्सेसफुल होंगे और मोस्ट लाइकली वो इस्लामाबाद खुद भी जा सकते हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो एक होप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पैदा हो गई कि हो सकता है कि ये वंस एंड फॉर ऑल मामला जो है वो सेटल हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुज़िश्ता रात से लेके अब तक की जो डेवलपमेंट आई है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पे बार बार ये बात की जा रही है कि उसको जो है दोबारा से घेराव किया जाएगा। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि उसको दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। एक दिन पहले जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी इराक़ची साहब ने कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल दिया गया है, तो ये इतनी वेलकमिंग न्यूज़ थी ख़ास तौर पे कमोडिटी मार्केट के लिए कि ऑयल की प्राइसेस में एक फ़ौरन से हमने डिक्लाइन देखा, एक फ़ौरन से स्लाइड हमने विटनेस की है। और ये बड़ा ज़रूरी भी था। पूरी दुनिया इसको जो है वो काफ़ी देर से एंटिसिपेट कर रही थी कि अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा तो ये अननेसेसरली जो प्राइसेस के अंदर एक सर्ज आई है ये फ़ौरन से एडजस्ट हो जाएगी और वो होता हुआ नज़र भी आया। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि ये सस्टेन करे और इसके लिए डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मंडे के हवाले से बात हो रही है अभी भी ये टेंटेटिव है, इसके बारे में हतमी बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जब कोई क्लियर इंडिकेशन आ जाएगी। वैसे तो तैयारियां तमाम मुकम्मल हैं, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी भरपूर तैयारियां हो रही हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि तैयारियां बिल्कुल 100% मुकम्मल कर ली गई हैं सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर हवालों से भी, कि यहाँ पर मुमकिन तौर पर डेलीगेशन जो कि आना शुरू हो चुके हैं। और जब ये डेलीगेशन आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो आमद है वो भी एक्सपेक्टेड है, तो होपफुली वो भी यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। और पाकिस्तान ने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का है, उनकी एफ़र्ट्स क्या हैं, डिप्लोमेसी के अंदर एक तारीख़ रकम पाकिस्तान ने की है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। और अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर ये डील हो जाती है तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा ये पूरी दुनिया की तारीख़ के अंदर और डिप्लोमेसी के अंदर। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसका जो रोल है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे बड़ी तफसील से, और उसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। और एक सवाल सबसे ज़्यादा हमें भेजा जा रहा है, बार बार इसके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो वल्नरेबिलिटी है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे। साथ साथ ये कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। प्लस ये कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वॉर के अंदर अनफोल्ड हुई हैं, हमारी पोर्ट्स के ऊपर जिस तरह से जो नंबर ऑफ़ शिप्स हैं, जो कंसाइनमेंट्स हैं, ये बढ़ती चली जा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, इसमें फ़र्दर कैसे इजाफ़ा होगा। और जो हमारा जो पोटेंशियल है, जिसको अभी तक सही तरह से हमने डिस्कवर नहीं किया है, उसको कैसे हम डिस्कवर करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वुड लव टू नो, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अतीक रहमान साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। अतीक साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक भाई, मैंने अभी इस चीज़ की निशानदेही की है कि हमें गोइंग फॉरवर्ड देखना ये है कि सारी सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड हो रही हैं, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए। एक तो इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। देन इस वक्त पूरी दुनिया में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, वो ये कि ये जो ब्लू इकॉनमी है, ये इकॉनमी का एक बहुत बड़ा साइड है। ख़ास तौर पे ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद लोगों को पता चला कि अगर आपकी ब्लू इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो यू कैन डू वंडर्स। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। हमारा पोटेंशियल जो अंडरमाइन हम करते हैं हमेशा से, और ये सही तरह से हमने शायद इसको कहना चाहिए डिस्कवर भी नहीं किया है, इसका फ्यूचर क्या होगा आने वाले वक्त में, आपकी क्या राय है प्लीज़? बहुत शुक्रिया यासिर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से करूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन काफ़ी रही है, पिछले दिनों हम लोगों ने फेस किया है, और ये अनएक्सेप्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से सारा कुछ। एब्सोल्युटली। कभी हम सुनते हैं और जो है वो गिर रहे हैं, कभी हम सुनते हैं कि वो जंप कर रहे हैं, कभी हमें देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज डिक्लाइन पे जा रही है, कभी स्टॉक एक्सचेंज जंप कर रही है। दिस इज ऑल डिवेस्टेटिंग। इसका इकोनॉमिक पे बहुत असर पड़ रहा है। और जो आपने ब्लू इकोनॉमी की बात की, इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि ब्लू इकोनॉमी आपकी अनटैप थी। जी जी, ये $100 बिलियन की इकोनॉमी है और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 1001 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन है जी, और आपके मेरीन सोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। राइट। अगर इसकी तरफ जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम पे चला जाएगा। आपके सवालों के जवाब मैं दे दूं, ज्यादा बेहतर होगा। कि आपने कहा कि किस तरह से क्या हुआ, पिछले प्रोग्रामों में हमने काफी तफसीली डिस्कस किया कि ये जो ट्रांसशिपमेंट की अपॉर्चुनिटी हमें मिली और ये प्रिविलेज जो हमारे हाथ आई है, इसको हमें मेंटेन करना है और इसे हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छे इक़दाम किए। इस पे मैं बहुत खुश हूँ कि पीटी ने, पोर्ट कासिम ने, गार्डन ने, कस्टम्स ने, सब ने मिलकर बहुत काम किया, छुट्टियों पे काम किया और अभी तक रात दिन काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स हैं उनमें से ये माल शिफ्ट होकर हमारे पास आ रहा है। और मैं एक चीज करेक्ट कर दूं कि दिस इज नॉट द नंबर ऑफ शिप्स व्हिच वी आर काउंटिंग, इट इज द नंबर ऑफ कंटेनर्स वी आर कंसाइनमेंट्स वी आर काउंटिंग। एब्सोल्युटली यस। कंटेनर्स। तो हम किस तरह इसको कर सकते हैं? तो ड्रेजिंग भी हो रही है ताकि मदर वेसल आ सके और फेडरल वेसल्स के थ्रू इसको दूसरे पोर्ट से फिर मुंतकिल किया जा रहा है ट्रांसशिपमेंट। अब एक चीज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है वो ये है कि लोग एक बात कर रहे हैं कि यार इससे तो शिपिंग कंपनियों का फायदा हो रहा है, टर्मिनल्स का फायदा हो रहा है, पोर्ट्स का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बात सारी है सिंपल के गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, पोर्ट्स को भी मिल रहा है, टर्मिनल्स को भी मिल रहा है, शिपिंग कंपनीज को भी मिल रहा है। मौजे ही मौजे हैं। इस मौजों को बरकरार रखने के लिए हमें देखना होगा कि हम अपने कैसे कार्गो इंस्पेक्शन को कंटिन्यू रखें, एमिकेबली और क्विक। देखिए, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए और वो बात ये है कि पोर्ट जबल अली या दूसरे सलाला पोर्ट या दूसरे पोर्ट जो मिडिल ईस्ट के जिन पोर्टों के नाम लिए जाते हैं वो हमसे क्यों आगे निकले? वो उनकी वजह यही थी कि हम कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे थे कि
हमारी जो रीजनल ट्रेड थी वो क्यों हैम्पर हो रही थी और उसमें क्यों इंटरेस्ट आ रहा था Right. कि हमारी वो स्पीड और रिलायबिलिटी नहीं थी। वन। नंबर टू, हम ट्रांसशिपमेंट स्पेशलाइजेशन में थोड़े पुअर थे। राइट, और तीसरी बात कि हमारी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज काफी ज्यादा थी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ है कि इन हालात में हमने ये सबक सीखा और हमारी ट्रांसशिपमेट की वजह से ये जो बूम आया, इसमें इन तमाम चीजों पे हमने काबू पा लिया। ये Alright. अच्छी खबर है सबके लिए कि हम स्पीड और रिलायबिलिटी में भी आ गए आगे। Alright. ट्रांसशिपमेंट की स्पेशलाइजेशन को भी हमने अपना साबित किया और हमने जो कहा जाता था कि ऑपरेशनल जी। इनएफिशिएंसीज हैं उनको भी कवर किया, ओवरकम कर लिया। तो- ठीक है। अच्छा अतीक भाई, Yeah. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूंगा जरा यहाँ पर आपको रोकूं क्योंकि एक और भी हमारे जो गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर चुकी है। आगे जाके मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगा कि हमने अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सीज द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव मिस्ड न्यूमरस टाइम्स आई मस्ट से। इसको कैसे हमने सीज करना है ये आपसे ज़रूर पूछूंगा। आयशा खान हमारे साथ डेमोक्रेट हैं फ्रॉम यूएसए, वो हमें ज्वाइन करी हैं। आयशा को वेलकम करूंगा। आयशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। Thank you so much for having me. All right, Aisha, how do you see this, the second part of the dialogue और ये जो speculation है इसको किस तरह देख रही हैं? और अगेन एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो ये कि ये जो वॉलेटिलिटी है स्टेट्समेंट के अंदर, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं एवरी नाउ एंड देन, इसमें क्यों इतना फ़र्क है? कभी ये कहा जाता है कि ईरान ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रास्प कर लिया है और उसके साथ ये फिर एक थ्रेट आ जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है क्यों स्टेटमेंट्स के अंदर? ज़रा ये फरमाइएगा प्लीज़। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आई एम अ डेमोक्रेट, सो यस, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो हमेशा अपनी ट्वीट्स के थ्रू अपने माइंड चेंज करते रहे हैं इन द पास्ट एज वेल। और अभी जिस तरीके से मतलब आपके हालात आपके सामने ही है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि वो खुद जो है आके और इस मामले को अब खत्म करने की करेंगे, क्योंकि इस सीज फायर तो है लेकिन जो इकोनॉमी की हालात हैं और जो अमेरिकन इस वक्त सफर कर रहे हैं वो इंतहाई, मतलब लाइक इट्स नॉट इजी फॉर अमेरिकन टू सफर लाइक दिस। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल राइट नाउ। जिस तरीके से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं यूएसए के साथ जी, उन दोनों को वो बहुत खुश उसलूबी के तरीके से इस्तेमाल करते हुए ये सारे मामलात को देख रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और जवाब दीजिए कि ज़रा यहाँ पर स्पेकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में है कि वाक़तन ऐसा है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि अभी लास्ट जो उनका प्रेस मीटअप मैंने देखा था, ये जो DRA के हवाले से जो रेगुलेशंस अभी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, उससे पहले वो ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं और उन्होंने अपनी टीम को भी और मीडिया के लोगों को भी ये कहा कि आप पाकिस्तान चले जाएँ। तो क्या इसके चांसेस हैं? आर देयर एनी चांसेस? इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल इसके चांसेस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर आएंगे। ये मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, जो हालात यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर ऐसा होता है जी, और पाकिस्तान में ये डायलॉग्स होते हैं, दूसरा सेशन होता है, क्योंकि पहला सेशन आपको पता है कि बगैर किसी हतमी फैसले के कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन और इस बार वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जंग जो है वो कोई भी नहीं चाहता है। बिल्कुल ठीक है। सब लोग पीस चाहते हैं, इसी की वजह से ही सब लोग जो है डायलॉग्स के लिए राजी हैं, सेशंस चल रहे हैं। प्रेसिडेंट खुद भी जो है वो खुद भी इस बात के लिए विलिंग है कि वो करे, और उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि वो जंग के खिलाफ हैं। अभी हम सब, बट ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने जो है वो तरफ से ईरान के ऊपर जो है वो एडवेंचर किया है। जी जी, प्लीज कैरी ऑन। और आपको पता है कि डेमोक्रेट्स जो है वो इस चीज पे भी है कि उनको इम्पीच किया जाए, क्योंकि उनकी ये जो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं अभी, कितने सारे उनके बहुत अहम ओहदेदारान पे जो लोग फाइज थे उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, रिजाइन दे दिए हैं। राइट। अभी ये सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करूंगी। पाकिस्तान की लीडरशिप, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
शहबाज शरीफ साहब, और यस। जो हमारे हीरो हैं फील्ड मार्शल Yes. आसिम मुनीर साहब, जिस तरीके से इन्होंने इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी इतना इजी नहीं है, लेकिन Exactly. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी है और बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन आज Yes. हमारे सर फख्र से बुलंद है, चाहे हम जहाँ पे भी दुनिया में हैं ओवरसीज पाकिस्तान। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल सही टाइम है और बिल्कुल पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक बड़ा प्राइड है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया है। और साथ ही आपने इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया है कि चांसेस आर देयर, हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प वो पाकिस्तान आ ही जाएँ डायलॉग के अगले फेज़ में। ठीक है जी, अतीक साहब की तरफ वापस आऊँगा। अतीक भाई, आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा वही सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि हमारे पास इससे पहले भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं। मुझे याद है कि कोविड के टाइम पर आपके पास बड़े ऑर्डर्स आ गए थे, जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक पैनिक था, जब लोकल मार्केट्स रीजन के अंदर सारी बंद थी, सब जगह शटडाउन था। उस वक्त आपके पास जब इनफ्लो आना शुरू हुए ऑर्डर्स के, तो प्रॉब्लम ये आई कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी और अगेन आपकी एनर्जी की प्राइसेस रीजन में इतनी हाई थी कि आप उसको सही तरह से केटर नहीं कर सके। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रही है। बट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे आपने कहा कि हमारे पास कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, इसको कैसे ग्रास्प करेंगे एंड हाउ कैन वी सीज द मोमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़। जी जी, बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि हम जो देख रहे हैं कि हम ट्रांसशिपमेंट पे बात कर रहे थे और ट्रांसशिपमेंट पे बात करने में हमने इस बात को डिस्कस किया कि ये रिमार्केबल डिमॉन्स्ट्रेशन था हमारी पोर्ट अथॉरिटीज का कि ये सारी चीजें इतनी अच्छे तरीके पर हो गई और अब हमको इसको सस्टेन करना है, जिसपे काम भी हो रहा है कि इसको किस तरह से सस्टेन किया जा सकता है। Right. तो जाहिर है इसमें हार्बर्स की डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम है और उस पर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, कंजेशंस को रिमूव किया जा रहा है Right. और कंटेनर्स को बिल्कुल इजीली हैंडल करके विद इन नो टाइम उनको जहाजों को फारिग करने की भी सूरत हाल पैदा हो गई है और हम ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। Right. अब आ जाती है बात आपका सवाल कि अब ये जो चैलेंजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के हर मुल्क के ऊपर इस वक्त आया और उनके पास चैलेंजेस बड़े हुए हैं और बेइंतहा चैलेंजेस है जिनको वो मीट कर रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट। राइट। इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे इम्पोर्ट के बिल भी हेवी से हेवी होता चला जा रहा है और इसका प्रेशर जो है हमारे ट्रेजरी पे बहुत ज्यादा आया हुआ है। इसको ओवरकम करने के लिए हम रेमिटेंसेस से कवर कर रहे हैं, जो कि माशाल्लाह हमारे रेमिटेंसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात मोर देन योर एक्सपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा आपके रेमिटेंसेस हैं। एग्जैक्टली। तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? हमारे जी हमें अपने एक्सपोर्ट्स को किसी तरह बढ़ाना है जो कि स्टीप डिक्लाइन की तरफ है काफी और अंडरस्कोर कर रही है इस बात की नीड को कि जितने जल्दी हो सके हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। लेकिन अभी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती चली जा रही है और सबसे बढ़कर हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है अतीक भाई, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वुड लाइक टू नो। इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 5 न्यूज़ के ऊपर जारी है। बात हो रही है जनाब आने वाले डायलॉग के हवाले से कि क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस डायलॉग के ऊपर रुकी हुई हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको एक जॉल्ट लगा इस पूरी सिचुएशन के बाद। ये जो ख़ास तौर पे एडवेंचर जिसका आगाज़ किया गया अमेरिका और उसके अलाई की जानिब से, तो बहरहाल अब देखना ये कि मामले को कैसे सेटल किया जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये मामला जो है वो डायलॉग के थ्रू ही सेटल होता है और यही हम विटनेस करते आए हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जो पूरी दुनिया में सिनेरियो रहा जहाँ पर इस तरह के मामलात हुए, चाहे वियतनाम के अंदर देखा, चाहे हमने अफ़गानिस्तान के अंदर देखा या आगे भी कहीं हमने देखा है, तो इसी तरह मामलात को सेटल किया जाता है थ्रू डायलॉग। और इसकी इम्पोर्टेंस को, बड़ी अजीब बात है कि बड़ी जो मालिक हैं, जो सुपर पावर जिनको कहा जाता है, ख़ास तौर पे अमेरिका, वो इस चीज़ को बखूबी समझता भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सब कुछ होता रहा,
इसके अंदर पूरी दुनिया की मईशत को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा। और बहरहाल अब देखना यह है कि गोइंग फॉरवर्ड इन मामला को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्टेक पर हैं। बहरहाल कुछ देर पहले बात हो रही थी पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन के हवाले से, बड़ी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। डिप्लोमेसी के अंदर एक हिस्ट्री पाकिस्तान ने जो है वो बनाई है। ख़ास तौर पे जो बहुत सारे क्रिटिक्स है वो ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो मामला जाता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप ने जिस तरह कंबाइन एफर्ट की है वो कमेंडेबल है। और ख़ास तौर पे CDF की तारीफ़ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एवरी नाउ एंड देन इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो पीस डायलॉग हुए हैं ये थ्रू पाकिस्तान हो रहे हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ पाकिस्तान हो रहे हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है। बट पाकिस्तान के अंदर एक सवाल बारहा ये पूछा जा रहा है कि अगर ये सारी सिचुएशन जिससे पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है डायलॉग को भी और पीस के लिए इनिशिएटिव भी लिया है, तो इसमें से निकालना क्या है, पाकिस्तान को इससे कैसे बेनिफिट लेना है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत तवील अरसे से IMF के एक प्रोग्राम के अंदर है और यहाँ पर जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं आ सकी है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो इसको समझते हैं मामले को, यकीनन उनके इल्म में है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है ओवर द ईयर्स और फिर जो मार्शल लॉ रिजीम्स आती रहीं उसकी वजह से इकानमी कभी आपकी स्टेबल नहीं हो सकी। हैविंग सेड दैट अब देखना यह है कि मामलात को कैसे आगे लेकर चलते हैं। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड हो रही हैं इस सारे क्राइसिस के बाद, उसको कैसे हमने ग्रास्प करना है, सीज़ कैसे करना है मोमेंट को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे साथ जो है वो फ़ोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन किया था अतीकुर रहमान साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ आयशा खान USA से हमें डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और उनसे बात कर रहे थे कि अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सेंटिमेंट जो है वो पाया जाता है। आयशा हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त। ऑलराइट, अतीक साहब भी हैं। अतीक साहब दोनों को, अपने मेहमानों को एक दफ़ा फिर वेलकम करूंगा। अतीक भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने हमें वक्त दिया। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हमने अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज़ करना है। मेरा सवाल आपसे एक ही है, आपने ठीक है आपने बात की कि हमारे पास एक ब्लू इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ इस अरसे में हुआ, ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो सर्ज आया, जो कीमतों में इजाफा हुआ, जो लेवी के नाम पे जो कुछ होता रहा, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इसके ज़रिए मोर देन 1000 बिलियन रुपीज़ जो है वो लोगों से लिए गए। डिलीवर कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो, और प्लस ये कि ये जो सर्ज आया है आपकी इन्फ्लेशन के अंदर, इसको कैसे डाउन साइड पर लेकर आएंगे, इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, कोई प्लान है, ये ज़रा फरमाइएगा प्लीज़। देखिए, जो हम बात कर रहे थे इस पर मैं आ जाता हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि हमारा एक ही सोल्यूशन है आगे बढ़ने का, वो ये कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वही हमारा सस्टेनेबल पाथ है ठीक हो गया इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी का। इसके देखिए, स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि वैसे वो सस्टेन करना है जो कुछ हमने किया, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट में हमने किया, इसको सस्टेन करना है। तो इसी तरह एक्सपोर्ट की भी कैपेबिलिटीज को हमें सस्टेन करना है। और जो चैलेंजेस हैं उसमें हाई प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने आपको जिक्र किया, और एनर्जी शॉर्टेजेस, और ये कॉम्पिटिटिवनेस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करती। साथ ही साथ मैं ये बात कहूंगा, और फिर मैं एक मेन बात की तरफ आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब तक हम अपनी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट की डिक्लाइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक भाई, यू आर वेरी राइटली सेड। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सॉरी, मुझे इंटरप्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिसी है कहाँ, अब कौन सी पॉलिसी है जिसको आप लेकर चल रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है ना कि ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर होता रहा, आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि आप लोगों को डिलीवर कर सकते थे और अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकते थे। बट ये जिस किस्म के फैसले आप अपने जो गैप्स हैं, आपने जैसे ट्रेड गैप की बात की है, अपना जो फिस्कल आप इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए आपको करेक्ट मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहां पर डिसीजन नजर नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। इसका कौन जवाब दे? मैं किससे सवाल करूं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं है, लोगों से उनकी पॉकेट्स को खाली कर दिया गया है लेवी के नाम पे, फॉर गॉड सेक। इसको तो कोई सेटल करे ना, इसको कैसे सेटल करेंगे ये तो बताएं। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। और मैंने हमेशा बात की कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इम्बैलेंसेस है वो बात समझ नहीं आ रही कि असल बात क्या है, और वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको किसी तरह रोकना होगा। देखिए, जब पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते तो हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ जाता है। तो देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट के बढ़ जाते हैं, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन सब इतना डिफिकल्ट हो जाता है।
और ये तमाम चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है कमोडिटीज पे, कंज्यूमर गुड्स पे और सब पे, और इससे एक आम आदमी को इफेक्ट मिलता है। बात सारी यही हो रही है कि किसी तरह पहले दिन से बात हो रही है कि आप जो अपने पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपए से बढ़ा के 80 पे ले गए, फिर 120 और फिर 160। इस टोटल पेट्रोलियम लेवी को ये कोई सजा है क्या, पेनल्टी है जो लोगों को दी जा रही है? इसको वेव ऑफ कर देना चाहिए और देखिए आप पेट्रोलियम के प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएंगे और इसका असर टोटल इकोनॉमी पे पड़ेगा और बूमिंग शुरू हो जाएगी। और हम जिस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये लोकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस सब में इतना फर्क आएगा कि एक आम आदमी सुख का सांस ले लेगा और उसकी जो परचेजिंग पैरिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। अतीक भाई मुझे ये बताइए, चले नहीं है अतीक भाई ठीक है, मैं ये आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, टेक्निकली आपने बिल्कुल सही कहा कि होना यही चाहिए कि आपके पास कोई एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक हो गया, नंबर 1 ये बड़ा ज़रूरी है, आपको अपने रेवेन्यू साइड के ऊपर काम करना है, देन यू हैव टू हैव सम पॉलिसी जिसके ज़रिए आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, वन थिंग। सेकेंडली कि आपका जो रुपये के ऊपर प्रेशर है, आपको उसके बारे में भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी। आपका मॉनेटरी साइड के ऊपर भी जो इश्यूज़ हैं आप उसको एड्रेस नहीं कर सके। थर्डली आपकी जो टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली आपको यही करना पड़ा ईजीएस्ट वे कि आपने जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ है उसके ऊपर एडिशनल लेवी लगाकर पैसे निकालना शुरू कर दिए। थॉट ये है, ख़बर ये है कि जनाब ये जो आपके डिस्कोज हैं और ये जो कंपनीज़ हैं पेट्रोलियम वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनको आपने बेनिफिट देने के लिए तो प्राइसेस के अंदर सर्ज लेकर आ गए, प्राइसेस के अंदर इजाफा कर दिया। बट इकोनॉमी ये कहती है, इकोनॉमिक्स ये कहती है, आप ज़्यादा जानते हैं कि जब प्राइसेस को डाउन साइड के ऊपर लाना होता है तो वो स्टिकी नोट के ऊपर होती हैं और स्लोली और ग्रेजुअली आती हैं। यहाँ तो उस पॉलिसी को भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। मेरा तो सवाल ये है ना कि आपने आने वाले 25 साल के लिए क्या प्लान बनाया है? क्या ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास इस वक्त आई है उसको देखते हुए, मैं राइट ऑफ की बात नहीं कर रहा कि आपने IMF से जो लोन लिया आप उसको राइट ऑफ करा सके, बट देखना ये है आपने अपने लिए कैसे सोर्सेस बनाने हैं, कैसे सोर्सेस पैदा करने हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो आपकी इकोनॉमिक सेंट्रिक हो, या ये जो पूरा कंक्लूजन इसमें से निकल रहा है उसमें से कोई ऐसी चीज़ हो जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिल सके आने वाले वक्त में। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कोई और लीडरशिप आएगी, ये ज़रा फरमाइए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, टोटली आपने चीज़ को बयान कर दिया। इस पर ज़्यादा और मजीद डिटेल पे जाए तो बात क्या होगी, बल्कि बात वही सही है जो भी आप कर रहे थे, और मैं टोटली एग्री करता हूँ। हमारा फ्रेमवर्क कहीं पे मिसिंग है और उस फ्रेमवर्क को हमें ठीक करना होगा। हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को और अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को भी आगे बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें बहुत करने की जरूरत है। यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने इन सब बातों की तरफ इंडिकेशन किया और मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। और फिर हम उस बात की तरफ आ जाते हैं कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको हम किस तरह रोक सकते हैं। और इनको रोकने का तरीका यही है कि जो कि आपने कहा कि जो सबसे मेन चीज थी, कॉमन चीज थी, और वो आपका पेट्रोलियम था। आपने उसमें प्राइसेस बढ़ाते चले गए और फिर उस हिसाब से नहीं कम किया जिस हिसाब से कम करना है। तो आपको कोई ना कोई एक बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को देना होगा जिसकी वजह से सांस ले सके, और वो ही तरीका हो सकता है जिसमें आप कह सकते हैं कि आप अपने पेट्रोलियम के प्राइसेस को कम करें। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट की बात हो रही थी तो उसमें मैं कह रहा था कि वो रास्ते, वो तरीके अपनाने चाहिए जो कुदरत ने हमें दिए। जैसे मैंने पिछले प्रोग्रामों में केटल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग और एक्वाकल्चर वगैरह का जिक्र किया। अब हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं फिशरीज। इसकी इंक्रीज जो है वो हमारे जो गैप्स है ट्रेड के वो दूर हो सकते हैं। हमारे पास हुआ ये है पिछले दिनों कि हमारे जो फिशिंग रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइनिंग की तरफ चले गए मैरीन एरियाज में, क्योंकि हमने ओवर फिशिंग कर दी। तो जब हमने ओवर फिशिंग कर ली तो 80% हमारे फिश स्टॉक खत्म हो गए। अब उसको कवर कैसे कर रहे हैं? उसको कवर हम डीप सी फिशिंग से कर रहे हैं, और डीप सी फिशिंग में हमने देखा कि हमारे माइग्रेटरी फिशेस जो है ना वो काफी, मैं इसी तरफ आ रहा था अतीक भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी आपने हाईलाइट किया है कि ये जो सीजनल फैक्टर है ये कितना इनकर्ड होता है। जी देखिए, ये माइग्रेटरी फिशेज, आपको इस बात को अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिल रही डीप सी फिशिंग में कि आपको वो कैचेस वहां मिल रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है, मैंने शुरू में बात की थी कि हम अपनी रॉ फिश एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉ फिश अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो जिस मुल्क को कर रहे होते हैं वो वैल्यू ऐड करके वापस आपको भेज देता है, और आप अपनी दावतों में वो मछली खा रहे होते हैं या अपने घर
तो जरूरत है इस बात Absolutely. की कि हम जिस रॉ फिश को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उसको हम वैल्यू एडिशन करें। ठीक हो वैल्यू गया एडिशन करके अतीक भाई, हम आगे ये भेजें। ऑलराइट, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा प्लीज़। अभी मैं ज़रा एक और भी फैक्टर है इसके ऊपर वो करता हूँ। ऑलराइट, वैल्यू एडिशन हमारी कंसिडरेशन में नहीं है सर, नेवर, कभी भी हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। हम अपने फ्रूट्स को भी ऐसे एक्सपोर्ट करते रहे और हमने अपने राइस को भी ऐसे एक्सपोर्ट किया। आपने फ़िश की बात की है, हमारे पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके ऊपर हमने जो वैल्यू एडिशन को जो है वो कंसिडर किया हो। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू रहा है। मैं आगे चल के इसके ऊपर भी बात करूंगा आपके इस और क्या कुछ हो सकता है ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जो यूरोप ने हमारे ऊपर जो बैन लगाया था ये हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग था। जो पोटेंशियल अभी आपने कुछ देर पहले भी इसको हाईलाइट किया, मोर देन 6 बिलियन का है और मार्केट तो खैर इससे भी बड़ी है, लेकिन ये कि आपका पोटेंशियल इतना है कि आप 6 बिलियन और इसके अराउंड जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू योर फिशिंग इंडस्ट्री। मैं आयशा की तरफ वापस आऊँगा, ज़रा बात करना चाहूँगा। आयशा, कैन यू हियर मी? यस। ऑलराइट आयशा, ये जो अमेरिका है ना, इसका जो लोग हैं वहाँ पे, जो वोटर्स हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, बड़े एजुकेटेड भी हैं और बड़े अवेयर भी हैं। ये सारी सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है इन अ लॉन्गर रन क्या डेमोक्रेट्स के ऊपर आएगा, और प्लस ये कि ये मामलात को कैसे सेटल करेंगे। और फिर इसमें ख़ास तौर पर अभी इम्पीचमेंट की बात हो रही थी कुछ देर पहले भी, और इससे पहले भी डिस्कस करते रहे, क्या ये सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है? ये एक सवाल है, लोग जानना ज़रूर चाहेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप क्या थॉट रखती हैं, ज़रा फरमाइए। जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिकन जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। राइट। गैसोलीन प्राइसेस टू हाई। आप इमेजिन करें, लाइक इट्स ऑलमोस्ट $6 पर गैलन। राइट। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस आल्सो गोइंग हाई, और फिर ग्रोसरी और जो बेसिक अमेरिकन के राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। राइट राइट। एक और बात ये भी उठाई जा रही है कि जी अमेरिकन जो है, जो यूएस सोल्जर्स हैं, वो ये हमारी लड़ाई से ज्यादा ये इजराइल की लड़ाई है जो यूएस लड़ रहा है। बिल्कुल। और उसका इम्पैक्ट अमेरिकन पे पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिसीज जो इस वक्त रिपब्लिकन्स की है, हम लोग उससे टोटली डिसएग्री कर रहे हैं। इसका बेनिफिट जाएगा जहाँ पे डेमोक्रेट्स को? इम्पीच की बात, और बिल्कुल उनको इसका बल्कि नुकसान होगा। अभी तो सारा लाए अमल बन रहा है। हमारा सेशन चल रहा था, अभी सेशन खत्म हुआ है लास्ट वीक में। तो अब जो है ये चीज के ऊपर लाइक यू नो डेमोक्रेट्स, ऐसे सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, इवन दो के रिपब्लिकन्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी से परेशान है। राइट राइट। ये तो मीडिया के ऊपर उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, वेरी राइटली सेड कि बिल्कुल ये मीडिया के ऊपर भी ये बात हो रही है कि अब काफ़ी लोग ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो लोगों को सैक किया है, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री के अंदर से बड़े नाम थे जिनको सेटिसाइड किया गया है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी आना बाकी हैं। व्हाट डू यू हैव टू से, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है और ऐसा हो रहा है। क्योंकि they are sick and tired. Because we have to see like in the past कि हमारे president ने with a very respect, देखिए मैं being a Democrat जी respect करती हूँ, he is our president. Right. It doesn't matter he is Republican or he is Democrat. Yes. He is our president. It's end of conversation. बिल्कुल ठीक So we है। all have to respect. ठीक But है। this is my point of view as a Democrat कि जो उनकी पॉलिसीज हैं और जिस तरीके से अभी ये वक्त गुजर रहा है, अमेरिकन कह रहे हैं कि जी हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना वर्स्ट टाइम नहीं देखा जो आज हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अफगानिस्तान की भी वॉर रही है, बड़े तवील अरसे तक चली है, तकरीबन 2 डेकेड के करीब ये भी सिलसिला चलता रहा। बट ये कि अमेरिकन के ऊपर कभी इतना मुश्किल वक्त नहीं आया, और ख़ास तौर पे जिस तरह से इन्फ्लेशन ने हिट किया है, और वो भी उस वक्त के जब बहुत ज़्यादा अमेरिका की जो डेट थी वो बहुत सीलिंग तक अपनी जा चुकी थी, डेट सीलिंग बहुत बढ़ गई थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ओवर द ईयर्स अमेरिकन को फेस करना पड़ा, और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट, जैसे डेमोक्रेट्स भी इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर देते रहे कि ये इसको बर्डन को कम करना है, और जेडी वेंस साहब भी ख़ास तौर पे इसको बड़ा हाईलाइट करते रहे थे। मुझे याद है अपनी कैंपेन के अंदर कि फोर्सेस का विड्रॉल बड़ा ज़रूरी है,
और जंग की तरफ ना जाना उनके लिए हमेशा से बेहतरीन ऑप्शन हुआ करता था। बट ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह से यकीनन इकानमी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और कर रही है यूएस इकानमी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़ा टफ़ टाइम है और ख़ास तौर पे जो प्राइसेस के अंदर इस वक्त सर्ज आई है पेट्रोलियम के अंदर भी और दीगर कमोडिटीज़ के अंदर भी, यकीनन अमेरिकन सोचने पे तो मजबूर होंगे। और लेटली जब इलेक्शन होगा तो उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिका क्योंकि एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक एक समझ लें कि एक अलाइंस है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर बड़ी जल्दी चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें मेरे ख्याल में वेट एंड सी पर रहना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। लास्टली मैं चाहूँगा थोड़ा इस हवाले से भी बात हो जाए कि अभी डायलॉग के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके यहाँ लोगों की क्या राय पाई जाती है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनका सेंटिमेंट क्या चेंज हुआ है? और जैसे एक चीज़ की तो आपने निशानदेही की है अभी आयशा, कि लोग बहुत ज़्यादा जो हैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे डिसीजन को, बट होगा क्या और डायलॉग के बाद जो उसका आउटकम होगा क्या उसके लिए तैयार हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे जी। मैं ये कहूँगी कि तैयार है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए तैयार है। ठीक है। नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए बिल्कुल हम लोग मतलब किसी तौर ही तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो अभी डील होने जा रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है, होने जा रही है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी कि पाकिस्तान को चुना गया है कि इस्लामाबाद में ये डायलॉग्स किए गए। यस। जहाँ पे दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद अंदरूनी दुश्मनों से और बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए। साथ इतनी बड़ा चैलेंज जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस मुकाम पे अब लाके खड़ा कर दिया है, वो पूरी दुनिया की नजरें उस पे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल ठीक है। एक वक्त ऐसा था कि जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता था तो कोई हमारी बात सुनने को सुनना नहीं चाहता था। और आज ये वक्त है कि यूएस सुपर पावर जैसा मुल्क वो कहता है कि जी हमने डायलॉग अगर करने हुए तो हम इस्लामाबाद में करेंगे और हम पाकिस्तान में करेंगे। ये पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप एज अ पाकिस्तानी जितना अपनी लीडरशिप को शुक्रिया अदा कर सके और उनको अप्रिशिएट करें उतना कम होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है आज से पहले हिस्ट्री में इस तरह के मुकाम पे कभी भी नहीं आया। बिल्कुल ये एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमें ये मौका मिला और 10 मई को ये हमने विटनेस किया कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान ने जिस तरह अपने से एक बहुत बड़ी ताकत को जो है वो ज़ेर किया, ये एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई है और इस दफ़ा पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि वो हर तरह से जो है वो पीस को सपोर्ट करता है, इंडोर्स करता है और उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पीस सेंट्रिक होती हैं, पीस को सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव होती हैं और हमेशा इनिशिएट करता रहेगा। ये हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है। अतीक साहब हमारे साथ थे। आयशा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रही। अतीक साहब के पास आता हूँ। अतीक साहब लास्टली क्या कहना चाहेंगे? होपफुल हैं डायलॉग के हवाले से, जैसे अभी आयशा बता रही थी वो तो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि यूएस में रहती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो मोटिवेटेड हैं और होना भी चाहिए। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक ऐसा वक्त आया है कि जब पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिल रही है। आउटकम के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा जी। जी आयशा ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, मैंने थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको बड़ा एंजॉय किया और मैं देख रहा हूँ कि इतनी पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं। वी ऑल एग्री टू इट और अल्लाह ताला ने जो हमें मौके दिए हैं और परवरदिगार ने जो हमें इज्जत दी है, अल्लाह से सलामत रखे। और बेशक हमें अपने बड़ों का बहुत मशकूर होना चाहिए जिन्होंने अपनी रातों की नींदें और अपना आराम चैन खोकर की इज्जत के लिए इतना कुछ किया है कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूं। एक बात कर लेते प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि आप बिल्कुल यासिर बहुत थ्रू आउट द प्रोग्राम पॉजिटिव रहे और आपने वो तमाम स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान की बात की जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक सजेशन है जो मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से दूंगा कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट रिवाइवल पैकेज। एब्सोल्युटली वी ऑल एग्री, जरूरी है।
और साथ ही सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर्स भी बहुत जरूरी है। हम इंशाल्लाह ताला किसी चीज की, फिशरीज की या किसी की भी बात करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर इतना पोटेंशियल और ग्रोथ है कि हम इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला जो हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स है $60 बिलियन के, हम उसको जल्द मीट करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। इतना पोटेंशियल तो हमारे पास है। अब मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बल्कि इससे बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, बट ये कि हमें बहुत सारे काम हैं अभी करना बाकी हैं और दिस हाई टाइम कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको आपने ग्रास्प करना है। अगेन आई वुड लव टू रिपीट दिस वर्ड कि यू हैव टू सीज दी अपॉर्चुनिटी और ये फिर आपके पास मौका शायद दोबारा ना आ सके। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अतीक रहमान, आपका बहुत शुक्रिया आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी डिस्कशन हो रही थी इस वक्त डायलॉग के हवाले से और साथ साथ हम अपनी इकॉनमी के हवाले से भी बात कर रहे थे। बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जिनके जवाबात आना बाकी हैं। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हमारा कंसर्न हमेशा से ये रहा है कि जो हमारा इकनॉमिक रिवाइवल है वो कैसे होगा। ये डिबेट अब शुरू हो जानी चाहिए कि मामला तो इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएंगे, बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस हैं हम उनको कैसे सेटल करेंगे। और हर पाकिस्तानी ये सवाल करता है अपनी लीडरशिप से कि जिन्होंने डिप्लोमेसी के अंदर ये मिरेकल कर दिखाया है, क्या वो एक और मिरेकल कर सकते हैं कि हमें IMF से वंस एंड फॉर ऑल हमारी जान छुड़वा दें ताकि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, रिलायंट हो जाएं और ख़ास तौर पे हम जब इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके बाद हम अपने फैसले ले सकेंगे। ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल जी, इस नशिस्त को यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचाते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर और बहुत सारे इशूज़ हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। लेटली जब इस्लामाबाद में सेकंड फेज़ होगा इसके हवाले से एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ये जारी रहेगा, आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। यहाँ से यासिर हुसैन और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।